गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, सामाजिक विज्ञान में जो अर्थशास्त्र के दूसरे यूनिट को पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, इससे पहले हम लोग कई सारे वीडियोज देख चुके हैं। उसको अगर आपको देखना हो तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में आप जाइए और चेक करिए और अपना प्रतिक्रिया देना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए नई नई वीडियोज़ और नए नए टॉपिक्स के साथ आप लोग आपके साथ उपस्थित होंगे। और आने वाले समय में हम आप लोगों के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जो हैं, जो बोर्ड्स में लगभग पूछे जाते हैं, यूपी और बिहार तथा अन्य छोटे जो बोर्ड हैं जहाँ पूछे जाते हैं, वहाँ उनके हम एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें आप लोगों की सहायता चाहिए हमें। और जिस तरह से आप लोग प्रतिक्रिया देंगे, आप लोग जो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्थिक गतिविधि क्या होती है। तो ऐसी क्रियाकलाप जिनके कारण जीवन यापन के लिए आय की प्राप्ति होती है, ये जो आर्थिक गतिविधि कहलाती है। ऐसी क्रियाकलाप जिनको करके जीवन यापन के लिए आय तो प्राप्त नहीं होती है, परंतु एक संतुष्टि मिलती है, वो जो है हमारे अनार्थिक गतिविधियाँ कहलाती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को हम लोग देख लेते हैं। ये एक बार चार्ट देखिए आप लोग। चार्ट में जो है अर्थव्यवस्था के घटक को हम लोगों ने बांट किया है। क्षेत्र जो तीन होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि आएंगे, द्वितीय क्षेत्र में इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रियाँ आएंगे और तृतीय क्षेत्र में जो सेवा क्षेत्र आएंगे। संचालन के आधार पर दो भाग में बांटा गया है, संगठित और असंगठित। संगठित वो होंगे जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित होंगे, असंगठित होता है जिसका कोई रूल रेगुलेशन कुछ नहीं होता है। और स्वामित्व के आधार पर अगर बात करेंगे तो दो होते हैं, निजी और सार्वजनिक। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो किसी भी अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्र में हम लोग बांट सकते हैं। वो क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? तो क्या है, वह क्षेत्र जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, या कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहलाता है, जैसे कृषि, मत्स्य पालन इत्यादि। द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र का प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है, इससे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे बैंकिंग, परिवहन इत्यादि। सेवा क्षेत्र में उत्पादन में सहायक गतिविधि के अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी हो सकती है, जैसे डॉक्टर, वकील आदि की सेवा, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर इत्यादि विकसित करना। ये सारे जो है तृतीय क्षेत्र में आते हैं, सेवा क्षेत्र जिसको हम लोग कहते हैं। तीनों क्षेत्रों में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं भारतीय राष्ट्र आंदोलन के पहले और पूर्व, पहले भी बाद में भी। तो 1972 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो जीडीपी की में प्राथमिक क्षेत्र प्रमुख था। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि जो महत्वपूर्ण था, जिससे कृषि के उत्पादन पद्धति में सुधार हुई, अधिशेष भोजन का उत्पादन होने लगा और लोग अपनी ये अधिशेष भोजन को जो बाजार मार्केट में बेचने लगे और लोगों ने अपनी ऊर्जा के को विनिर्माण दिशा में जो चैनलाइज किया और बहुत जल्द ही द्वितीय क्षेत्र को प्रमुखता मिली। और जब द्वितीय क्षेत्र को प्रमुखता मिली तो प्राकृतिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास के कारण जो सूचना प्रौद्योगिकी, व्यापार, परिवहन इत्यादि में प्रमुखता मिली, अर्थात तीसरा जो क्षेत्र था उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला। 2012-13 के अकॉर्डिंग भारतीय जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का हिस्सेदारी लगभग 60% के आसपास हो गया। ठीक है, आप एक ये चार्ट देख लीजिए, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो है सबसे हाईएस्ट जो है पर्सनल कंजम्पशन है, दूसरे स्थान पे जो गवर्नमेंट एग्जाम्पन एक्सपेंडिचर है, और थर्ड जो है बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, और फोर्थ जो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है। ठीक है, किसी विशेष वर्ग में क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य उस देश की उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है और तीनों क्षेत्रों के उत्पादन का योगफल सकल घरेलू उत्पादक कहलाता है। दोहरी गणना की बात करते हैं। दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि इनमें कच्चे माल का भी मूल्य जुड़ जाता है। अतः समाधान के लिए केवल अंतिम मूल्य का उपयोग मूल्य की गणना की जानी चाहिए। भारत में जो तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण हो गया क्यों, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। 1947 में देखते हैं तो 1947 में जो हम लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेड थे। हमारी सर्विस सेक्टर तो गई हुई थी और इंडस्ट्री तो थी ही नहीं। इंडस्ट्री नाम के कुछ गिने चुने थे, जैसे टाटा
टाटा, बिरला, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण थे। ठीक है, जो हम तृतीय क्षेत्र की बात करें, यह बुनियादी सेवाएं हमें प्रदान करते हैं, जैसे जो है अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि। कृषि और उद्योग विकास के लिए परिवहन व्यापार जैसी गतिविधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पहले हमें परिवहन और व्यापार में बहुत भूमिका निभाती है, आज जो है लोगों के आय स्तर बढ़ाने के लिए लोगों द्वारा अधिक सेवाओं की उपयोगिता और मांग की उत्पन्न हुई, और सूचना एवं संचार पर आधारित नई सेवाएं उत्पादन नवी सेवाओं की आवश्यकता हो गई। बड़ी संख्या में लोगों को यह रोजगार प्रदान करने लगा। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर होने का मुख्य कारण क्या क्या है, इसको एक पॉइंट में देखना चाहिए हमें कि कह रहे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन बढ़ने के एवं वितरण बढ़ाने की नई तकनीकों का परिवहन की आवश्यकता होती है। विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की सहायता से ही सेवा के क्षेत्र में नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे भंडारण, बैंकिंग, आयात इत्यादि। तीनों क्षेत्र परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। किसी एक की भी अनुपस्थिति अन्य पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। अच्छा, प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको हम लोग छिपी बेरोजगारी कहते हैं, ये होता क्या? ठीक है, जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे होते हैं परंतु वास्तव रूप से वो बेरोजगार होते हैं, अर्थात एक काम में जरूरत से ज़्यादा लोग लगे होते हैं, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। इस बात को समझिए आप, जैसे एक खेत में किसान काम कर रहे हैं जहाँ पे 4 मजदूर की ज़रूरत है, वहाँ पे 6 मजदूर काम कर रहा है, 2 मजदूर फालतू है, तो वो काम तो कर रहा है बट वो क्या है, प्रत्यक्ष रूप से जो है छिपी हुई है। मतलब वो काम तो कर रहा है बट वो बेरोजगारी एक तौर से। अतिरिक्त रोजगार सृजन करने के लिए जो है छोटी अवधि के लिए जो है कुछ भारत सरकार के द्वारा कुछ नियोजन के तरीके के लाए गए, कुछ नई नई योजनाएं लाए गए, जिसमें एक योजनाएं थी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, 2005 में ये लागू की गई। यह योजना जो 2005 में लागू की गई थी, यह योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार गारंटी देने, यानी 100 दिन के रोजगार देने की बात की गई थी। ठीक है, और इसमें जो है रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की प्रावधान है, और अपने गांव के आसपास की स्थानों पर जो लोगों को रोजगार मिलेगी, इसमें 1/3 महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित है। गरीब में भी अति गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करना, ये भारत सरकार की मुख्य भूमिका थी। दीर्घकालीन उपाय, कृषि सुविधाओं में सुधार, सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवाना, अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना, विद्यालय एवं कॉलेज की स्थापना करना, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना। ठीक है, ये सारे जो दीर्घकालीन उपाय हैं। चलिए, बेरोजगारी की अगर हम लोग बात करें तो एक बेरोजगारी और होती है जिसको हम लोग शिक्षित बेरोजगारी करते हैं। जब कोई शिक्षित या प्रशिक्षित व्यक्ति को रोजगार मिलता है बट उसके योग्यताओं के आधार पर जो उसे रोजगार नहीं मिलता तो वो शिक्षित बेरोजगार कहलाते हैं। 2005 में केंद्र सरकार द्वारा 200 गाँवों में जो है काम का अधिकार लागू करने का एक कानून बनाया गया। काम का अधिकार क्या है हम लोग देख लेते हैं। सक्षम और जरूरतमंदों लोगों को, ग्रामीण लोगों को प्रत्येक वर्ष 100 दिन का रोजगार गारंटी सरकार के द्वारा असफल रहने पर बेरोजगारी भत्ता जाएगा। इसे जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना कहा, 2005 में इसे मनरेगा कहा जाता है। राष्ट्रीय गारंटी योजना अधिनियम प्रावधान, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिनों को रोजगार की गारंटी, रोजगार न मिलने पर काम या कम मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। गांव के आसपास क्षेत्र में ही कार्यस्थल होगी। 1/3 महिलाओं को रोजगार के लिए सुरक्षित, गरीबों में बते गरीब लोगों को प्रदान किया जाए। संगठित क्षेत्र क्या होता है? इनमें उद्यम और कार्य आते हैं जहां रोजगार की अवधि निश्चित होती है और सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं तथा निर्धारित विनियम के अनुसार पालन करते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को प्राप्त लाभ, काम के निश्चित घंटे होंगे, निश्चित समय से अधिक काम करने पर अतिरिक्त आय प्राप्त होगी, चिकित्सा एवं पेंशन की सुविधाएं मिलेगी, सवेतन अवकाश, भविष्य निधि, सेवा अनुदान मिलेगा, कार्यस्थल पर उचित वातावरण एवं न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त होगी, अनुचित शोषण नहीं होगा। असंगठित क्षेत्र छोटी एवं बिखरी हुई इकाइयाँ जो अधिकांश नियंत्रण से बाहर होती है, निर्मित होता है या प्राय सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता है। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयाँ, यह क्षेत्र सरकारी विनियमों को नहीं मानता है, न्यूनतम वेतन मिलता है, रोजगार की अवधि कार्य सीमा निश्चित नहीं होती है, किसी भी प्रकार की छुट्टी या लाभ का प्रावधान नहीं होता है, निश्चित कार्य क्षेत्र एवं सेवा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।